नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, सबसे पहले तो आप सबको एक जरूरी सूचना दे दें कि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना के साथ साथ बरसाती बीमारी, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, कॉलरा, ये सब भी अब आने को है। सरकार से आप रहेंगे तो आप अपने जान से हाथ धोएंगे। ईश्वर ना करे कि आपके जान माल की कोई नुकसान हो। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप कोरोना से डरें। कोरोना अपने उसी घातक स्टेज पे है, उसी अपनी मारक क्षमता से है। रोज कोरोना के बढ़ते संक्रमितों की संख्या दुखी करती है। सरकार अपना चुनाव खेल रही है, फंड खेल रही है। तो आप कोरोना से बचें, बरसात में होने वाले बीमारियों से बचें और अपने अपने परिवार की चिंताएं आप स्वयं करें, क्योंकि सरकार ने आपको भगवान भर से छोड़ दिया है। भगवान है, लेकिन आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी ईमानदारी से अपने परिवार को देखना पड़ेगा। सरकार आपके प्रति ईमानदार नहीं है। ईश्वर आप पर अपना दुआ बनाए रखें, अपनी कृपा बनाए रखें। वैसे मुद्दा आज बहुत था जिन जिन पर बात किया जा सकता था, लेकिन आज सिर्फ एक बहुत उपजे बवाल पर बात होगी। आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पीएम केयर फंड को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में, एनडीआरएफ में, नेशनल डिजास्टर फंड में ट्रांसफर करने से मना कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च निर्णय पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मुझे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कुछ लेना देना भी नहीं है। अगर आज सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय नहीं देता तब भी मेरा कहना वही होता। मैं अपनी बात उसी तरह से रखता जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी या सरकार की पार्टी ने आज तुरंत भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, जो कि कानूनविद भी हैं, बहुत बड़े वकील हैं, और मुझे नहीं लग रहा कि पीएम केयर फंड में उनका क्या अधिकार था, लेकिन एक वकील के नाते या मंत्री के नाते जैसे भी हो, वो तुरंत आए और राहुल गांधी को लानत मनात और कांग्रेस की राजनीतिक आलोचना करके अपना इतिश्री समझ ले कि भाई अब मेरा रोल खत्म हो गया। मैंने कांग्रेस को नीचा दिखा दिया, देश के सामने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से राहुल राफेल में फेल हुए, उसी तरह से पीएम केयर फंड में फेल हुए। और हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय हमारा सम्मान किया। मित्रों, मैं सर्वोच्च न्यायालय को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूँगा कि भाई, सर्वोच्च न्यायालय के आपका इतना ही सम्मान था, सर्वोच्च न्यायालय आपके निर्णय का सम्मान करता है, आपके हर बात कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो कहेगी वो मैं करूँगा, और जो सर्वोच्च न्यायालय का समर्थन जिस पर होगा वो गलत कैसे हो सकता है? बिल्कुल सत्य है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, गलत कैसे कर सकता है? लेकिन मेरा एक प्रश्न है जिसका उत्तर तो बनता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने एक सिंपल एडवाइजरी दिया था, आपको एक दिशा निर्देश दिया था कि भाई ये नेचुरल जस्टिस है, सोशल जस्टिस है कि कोई आदमी अगर किसी पर कोई इल्जाम लगाता है तो कम से कम एक जांच कमेटी तो बने, उसको जांच तो लिया जाए कि भाई इल्जाम लगाने वाला किसी राजनीतिक से प्रेरित तो नहीं था, किसी दुश्मनी के प्रेरित तो नहीं था, या एम खामखा तो किसी को दुखी करने के लिए नहीं न कर दिया। लेकिन आप अपने बहुमत के धौंस में आपने सुप्रीम कोर्ट के मुंह पर थूक दिया, उसके निर्णय को रद्दी के टोकरे में फेंक दिया, यूं कहे कि आपने माचिस लगा दिया। मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के उस एडवाइजरी का जब उसने एक एडवाइजरी जारी किया था आपके समक्ष कि भाई अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत जो केसें आती है उसमें 99.99% फर्जी पाई जाती है। वो किसी न किसी द्वेष से या किसी न किसी लालच में या बहकावे में लगाई जाती है, बाद में वो फर्जी पाई जाती है। क्योंकि उसमें केस करने वाले पर कोई केस करने का प्रोविजन संविधान में नहीं बनाया गया, ये इसलिए छूट जाते हैं, और वो लोग जो इस केस को झेलते हैं उनका साल 2 साल 5 साल बर्बाद होता है। अंत में कोर्ट उनके सामने सॉरी बोलने का और कुछ नहीं कर पाती। तो कम से कम एक सक्षम अधिकारी इसकी जांच कर ले, तब जाकर के केस लगाया जाए कि भाई किसी दलित भाई को सताया न जाए। मैं तो एक लाइन और आगे बढ़कर कहता हूँ कि काहे दलितों को सताएंगे, बाकी वो अगर कोई स्वर्ण हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, कायस्थ हो, उसको सताया जाए।
भारत के संविधान में कहीं लिखा हुआ है? हमारे इक्वलिटी का संविधान है, हमको बराबरी का दर्जा देता है। तो आप तो एक तरफ संविधान को बराबरी का दर्जा देते हैं और दूसरे तरफ स्वर्ण समाज को लतियाते जुतियाते हैं। आपने अपने बहुमत के जोर पर वोट बैंक के लालच में स्वर्ण समाज के पास विकल्प विहीनता को देखते हुए कि स्वर्ण समाज जाएगा कहाँ, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े में हो गई है, रसातल में जा रही है, अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। सपा बसपा इस लायक ही नहीं है। कम्युनिस्ट अब देश में देश विरोधी गतिविधि करते करते खुद ही खत्म हो गई। बाकी पार्टियां तो कहीं क्षेत्रीय है, कोई उड़ीसा में है, कोई दक्षिण में है। भारत में अब एक भारतीय जनता पार्टी है और कोई विकल्प ही नहीं है। इसी मुगालते में, इसी मगरूरता में आपने स्वर्ण समाज के हितों का सम्मान का, बल्कि कहूँ हित का तो आप रक्षा क्या करेंगे, आप अपने हितों का करिए, आपने उसको कुचल दिया। तब आपको नहीं लगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम न्याय सम्मान होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ यही कहा है भाई कि एक बार जांच लो। होता क्या है मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा था। एक वाकया बताता हूं कि जिस दिन ये पार्लियामेंट में आपने बिल पास किया, उसके अगले दिन नोएडा का एक एसडीएम स्तर का अधिकारी एक मिलिट्री के अफसर को इसलिए ST में बुक करवा दिया कि वो अपना गाड़ी उस मिलिट्री वाले के गेट पर खड़ा किया था। उसने बोला कि भाई आप मेरा गाड़ी निकलना, आप गाड़ी हटा लीजिए। तो वो SDM ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, बोला जी इस पर STS लगा, ये मेरे को जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। वो चूंकि मिलिट्री का आदमी था, आजकल फौज के प्रति देश में इमोशन बढ़ा हुआ है और उसके सामने साउंड वाला CCTV लगा हुआ था। वो सारी CCTV उसने सोशल मीडिया पर लीक कर दी। वो सारी आवाज़ें आई जिसमें वो कह रहे थे कि तेरी औकात क्या है, तेरे को मालूम है मैं सरकार का दमाद हूँ, ST आयोग में तेरे को बुक करूँगा, तेरी सारी मिलिट्री तेरे में अंदर चली जाएगी, फलाना ढिमागा। वाहियात और गंदी गंदी गाली दिया था। वो वीडियो आया, वीडियो जाँच किया गया तो वो फर्जी नहीं पाया गया, ओरिजिनल वीडियो था। तब जा कर के मूवमेंट बना, तब सरकार को लगा कि भाई ये किया जाए। फिर भी कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो 6 महीने के बाद सुना जाएगा, तो इसलिए इस पर तो कुछ हो नहीं सकता, मिलिट्री वाले बाबू को अंदर 6 महीने के लिए रहने दो। अब आप एक बताइए कि अगर मैं अपनी गाड़ी लेकर के जा रहा हूँ और कोई दलित भाई कहता है रुक जा भाई तू कहाँ जा रहा है, जी मैं तो मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, मैं अस्पताल जाऊँ, चलो उतर, मेरे को अपने गर्लफ्रेंड के साथ कंपनी वहाँ घूमने जाना है, गाड़ी दे। मैं बोले सर ऐसा नहीं हो सकता, मुझे बड़ी जल्दी घर जाना है। तो लेकिन तेरा नाम क्या है? जी राकेश सिंह परमार। अच्छा राकेश परमार, क्षत्रिय है। हेलो पुलिस, हाँ गाड़ी नंबर फलाना और ये है, इस पर ST में बुक करो। वो पुलिस आपसे मुड़ के पूछेंगे कि सर इसने क्या कहा। बोला ये 6 महीना बाद बात करनी है, फिलहाल तो इसको बंद करो, हमने फ़ोन कर दिया है, क्योंकि अब बस फ़ोन कर दिया ये काफ़ी है, इसके 6 महीने बाद बंद कर। पुलिस मेरे को उठा के ले जाएगी, मैं गाड़ी में रास्ते में कहूँगा बोले देखो जी ऐसा है, ये बात है। तो पुलिस वाला बोलेगा जी मुझे मालूम है कई बात, लेकिन कानून बन गया है कि आपकी ये बात 6 महीने बाद सुनी जाएगी। 6 महीने तक आप जमानत नहीं कर सकते, आप जेल के अंदर सड़िए मरिए, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप भूमिहार हैं, आप कायस्थ हैं, आप लाला हैं, आप स्वर्ण समाज के हैं, तो आप अपना 6 महीने तक वहाँ सड़िए मरिए। 6 महीने के बाद बताइएगा। अब मैं कोर्ट में 6 महीने के बाद जमानत डालूंगा, कोर्ट पर जहाँ पे बोलो क्या हुआ था उस दिन, मैं बोला सर असल में मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा था, नौकार भाई को नमस्कार, और ये दलित भाई ने कहा था कि कहाँ लेके जा रहे तुम। मैंने बोला जी मेरी पत्नी का तबीयत खराब, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। बोला कोई बात नहीं, तेरी पत्नी क्षत्रिय है ना, हाँ तो मरने दे उसको। इस देश में स्वर्ण समाज को रहने का अधिकारी कहाँ, तुम लोग आए जी रहे हो बे, अब तक तेरी पत्नी जी रही है, बता इतने दिन से ST लगने के बाद कोई केस नहीं बना उस पर, हाँ मरने दे उसको। मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड को कंपनी बाग लेके जाना, गाड़ी दे। तो हमने बोला सर मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, ऐसा भाई क्यों नहीं, तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब जज आप कहेंगे कि देखो आपका बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन फिर भी अब कोर्ट तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए कानूनों से आएगी। अगर मान लो मैं थोड़ा इधर उधर दे भी दूंगा तो मोदी जी बहुमत के आधार पर जुतियां मारेंगे मेरे को, क्योंकि कोर्ट का सम्मान तभी मोदी जी या कांग्रेस जी या किसी भी राजनीतिक दल के पास है जब उनके पक्ष में फैसला होता है। उनके विपक्ष में फैसला होगा तो कोर्ट बेईमान है, कोर्ट सेट है। अगर किसी राजनीतिक दल पर, आजकल तो एक फेसबुक पर भी आया हुआ है कि अगर फेसबुक पर राहुल गांधी ये समाचार पर कहेंगे कि डंडा मारेगा देश की जनता प्रधानमंत्री को, वो बहकावे वाला पोस्ट नहीं है, वो खराब पोस्ट नहीं है। लेकिन मोदी जी को चूंकि वहां पर डिसलाइक मिल रहा है तो वो खराब वाला हो गया। तो भाई इस देश में राजनीति के फायदा का नहीं होगा तो वो बिका हुआ है। अगर वो अपने कर्मों से चुनाव हारेंगे तो EVM हैक है, अगर कोर्ट में सबूतों के आधार पर केस हार गए तो जज भी का हुआ है, सुप्रीम कोर्ट मैनेज है। अगर समाचार चैनल पर कोई बुरा, तो ये इस देश की बुराई है जिस देश में आप रहते हैं। अब आप 6 महीना और काट है ना, 6 महीना और अंदर आइए, हम आप 6 महीने की सजा देते हैं, हमको भरोसा हो गया कि आप गलत नहीं है।
माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप उस वक्त तो कोर्ट का सम्मान नहीं किए और आप पीएम केयर फंड पर जब कोर्ट ने एक निर्णय दिया है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि देखो कोर्ट मेरे पक्ष में है। सबसे पहले मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप बेईमान हैं, आपकी नीयत में खोट है, आपका नीयत खराब है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है और मैं कोई आपके विपक्ष की राजनीति के पार्टी के सक्रिय सदस्य नहीं हूँ कि मैं मुंह फाड़ के बोलूँ बेमतलब का। मैं मानता हूँ कि आप बिल्कुल सही हैं, आपका निर्णय सही है, लेकिन फिर भी अगर आप सही हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर उसको आरटीआई के दायरे में ले दिया जाएगा? अगर आप उसमें से कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं, उस पैसे को में कोई हेरा फेरी नहीं कर रहे हैं, उस पैसे को जनता के हित में खर्चा कर रहे हैं, तो एक 10 रुपये का आरटीआई ना दीजिए। मैं पूछूंगा कि बताओ कितना चंदा है, आप बोलो जी 1000 करोड़ पैसा आया, 500 करोड़ हमने ओंकार भाई के बिहार के लिए दे दिया था, बल्कि 200 करोड़ उनके बक्सर में दे दिया क्योंकि वहाँ का केंद्रीय मंत्री बेचारा स्वास्थ्य राज्य मंत्री वहीं का है, तो 100 करोड़ एक्स्ट्रा दिया गया। मंत्री होने का फायदा तो हो, ये और ये फायदा, एक आदमी वहाँ बढ़ गया, एक आदमी का रोजगार बढ़ेगा, इस बेरोजगारी में एक आदमी का रोजगार बढ़े जो आरटीआई का जवाब देता रहेगा। क्या फर्क पड़ता? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई बुराई है। एक आदमी राजनीतिक दल का चंदा को भी एक आरटीआई में ले ले, उसके में आज तक कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं किया, पार्लियामेंट में बिल नहीं लाया कि भाई भारतीय जनता पार्टी चुनावी चंदे को आरटीआई में क्यों नहीं लाती। उसमें कांग्रेस, भाजपा, सपा सब एक दूसरे में किसी ने भी राजनीतिक दल के चंदे को आरटीआई में लाने की बात नहीं कहा। पीएम केयर फंड के लिए जरूर ये मांग की जा रही है कि इसको आरटीआई की दायरे में लिया जाए। अब देखिए कितनी दोहरी राजनीतिक, दोहरी सोच, और मैं दोगलापन कहूँगा या आप मान लीजिए, मतलब असल में दोगलापन ही है। अब चूंकि दोगलापन अनपार्लियामेंट शब्द है तो कितना बार दोगला 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 कहूँ, अपना भी जुबान खराब करूँ, लेकिन हमारे देश की दोगली राजनीतिक देख लीजिए कि पीएम केयर फंड तो उसको चाहिए आरटीआई के दायरे में, लेकिन राजनीतिक चंदा उसको आरटीआई के दायरे में ना चाहिए। कौन सा राजनीतिक पार्टी को कौन आदमी चंदा दिया, ये आरटीआई के दायरे में नहीं आना चाहिए। देश की जनता ये बात समझ रही है और उससे ये बात का पता है, लेकिन क्या करें, लोकतंत्र में ABCDE में से वोट देना है। एक नाथ है तो एक सांपनाथ है तो एक बिच्छू कुमार है। वोट जनता जाए तो जाए कहाँ? कोई बढ़िया आदमी हवाबाजी करके केजरीवाल जैसा आता है तो सबसे ज़्यादा नकारा साबित होता है। देश की जनता, मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र पर ही मत उसका भरोसा उठने लगा, क्योंकि अब कहीं कहीं दबे जुमा से ही लोग कह रहे हैं कि यार मार्शल ही ला ठीक है, साला पीटेंगे तो कहा है लोगों को सुधार को देंगे, तब भी पीटेंगे ना जब लोग कहेगा कि भाई ये फर्जी है, झूठ है, तभी पीटेंगे। मिलिट्री वाला तब भी उस पुलिस वाले को पीटेंगे जब कोई बोलेंगे कि एक चीज बता भाई, तूने कौन से दिव्य दृष्टि से देख लिया कि सुशांत राजपूत ने सुसाइड कर लिया था, अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं, तेरी आंखों में इतनी बड़ी शक्ति कहाँ से आ गई? तभी मिलिट्री वाला उसको पीटेगा तो अगले बार नहीं आएगा। मिलिट्री वाला तब भी पीटेगा उस आदमी को कि एक चीज बता, दरवाजा तूने लाख से तोड़वाया और तोड़ने वाले को घुसने से बाहर गेट पर जाकर के तब तूने अंदर देखा। इतनी भी क्या जल्दी थी भाई कि तूने वो पुलिस को देखने नहीं है कि आदमी की बॉडी लटके, तभी पीटेगा आदमी। पुलिस तभी पीटेगा कि भाई पूछेगा कि एक चीज बता भाई, वेटरनरी अस्पताल के चपरासी वार्ड के जमीन पर 5 लोग सोते थे और अब बिहार और बंगाल, बॉम्बे, दिल्ली में ऐसा कोई जमीन नहीं है जहाँ तेरा अपना बंगला फ्लैट ना हो। पुलिस तभी पीटेगी। मिलिट्री वाले तभी पीटेंगे जब 25 गज के दिल्ली के एक मामूली से घर में 25 आदमी का परिवार रहता है। एक बार जातीय उन्माद फैला करके मुख्यमंत्री बन जाने के बाद हजारों करोड़ की संपत्ति आ जाती है, पुलिस उसको भी पीटेगी, मिलिट्री वाले उसको भी पीटेंगे, तो वो तो सबको पीटेंगे भाई। हम लोग कम पीटे जाएंगे क्योंकि हम पीटने योग्य भर के अपराध नहीं कर रहे। मेरा आज ये कहना है कि पीएम केयर फंड बिल्कुल ठीक है, उसमें कहीं कोई वो परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आपकी मंशा साफ है, आपकी नियति साफ है, तो आप उसको आरटीआई के दायरे में ले दीजिए। NDRF भी तो वही काम करता है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की जो फंड है उसमें तो यही काम है। तो एक दो अलग अलग फंड का क्या लाभ हुआ, आप देश की जनता के सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिए कि फला फला कारण था। जैसे राजनीतिक चंदा आप इसलिए नहीं बताते कि पता चलेगा कि राजनीतिक चंदा जिस चीन से लड़ाई लड़ रहे हैं वो चीन से पैसा लिया है, आपको ये लगेगा। पता चलेगा कि आप जिस कंपनियों के विरुद्ध रोज भाषण देते हैं आप उन्हीं से पैसा ले रखा है। पता चल जाएगा कि आप जिस बीजम वालिया को भागने के लिए आप यहाँ पर शोषाबाजी कर रहे हैं, पता चले कि वही कई हजार करोड़ दे करके आपसे तब जा करके गया हुआ है बकायदा एयरपोर्ट पर आपके सिपाही को इधर सलूट ले करके। तो देश की जनता जान जाएगी, क्योंकि आदमी आरटीआई में लगा दी कि बताओ दाऊद इब्राहिम ने कितना पैसा दिया। अब क्या पता कि दाऊद इब्राहिम पैसा दिया होगा इसीलिए अब तक अरेस्ट नहीं हो रहा। क्या पता कि ये जो दुबे मारा गया वो किसी को चंदा दिया होगा। उसके गाड़ियों का बेनामी संपत्ति तो भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर के नेता के नाम से था ही ना गाड़ी भाई, वो अपने नाम से गाड़ी लिए थे, वो दुबे चल रहा था।
तो इस तरह की और कई बातें खुल जाएगी। आप इस वजह से चिंता को नहीं। दूसरा क्या है कि कितना अरबों खरबों आता है, लोगों की जनता को चल जाएगा। भाई देश की जनता पूछेगी नहीं कि भाई कई हजार करोड़ या कई 100 करोड़, या मेरे को तो अंदाज भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का 7 स्टार ऑफिस बन गया, कहाँ से आया, ये तो जनता पूछ लेगी ना। तो आप आरटीआई के दायरे में उसको इसलिए नहीं लाते हैं। श्रीकांत और आदरणीय द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। मेरा ये मानना है कि मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं पूछ रहा हूं कि पीएम केयर फंड में घोटाला हो रहा है, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री के नियति पर बिल्कुल संदेह नहीं कर रहा, बिल्कुल निर्मूल है मेरा संदेह। मैं प्रधानमंत्री की ईमानदारी पर संदेह नहीं कर रहा। लेकिन अगर कुछ पर्दा नहीं है तो उसको ढकने की जरूरत क्या है? हमारे गांव देहात में तो वो बदबू को ढकते हैं ना कि भाई ये ढक दो, बदबू मार रहा है। तो कुछ अंदर सड़न है ना जिसका बास बाहर लाने के लिए इसलिए आपने उसको ढक्कन लगा रखा है। मेरा प्रश्न यही है, प्रधानमंत्री की नियति बेशक साफ हो, लेकिन एक प्रश्न तो बनता है ना कि भाई ये एक तरह का चंदा क्यों है, और सिर्फ प्रधानमंत्री की तरफ क्यों बनता है? कांग्रेस की तरफ भी बनता है कि भाई आप चीन जैसे चालबाज देश जो हमारे देश में को नाश करने नष्ट करने के लिए हर उपाय करता है, आप उससे चंदा ले लिए। बताइए भारत में टाटा बिरला डालने से मर गए थे का? उनसे पैसा लगवाना, आपका पेट नहीं भर, फिर चीन से भी पैसा ले लिए। तीसरा लोग आरटीआई में आएगा तो एक बार और पूछेगा कि एक चीज बता कि वीवो कंपनी का प्रायोजक बीसीसीआई को गंवारा नहीं था, और उसी के राकेश सिंह परमार की जगह मैं बोलूंगा कि राकेश खराब नाम है तो एक काम करिए RS परमार, ठीक रहेगा? हाँ यही ठीक है, आदमी तो वही है। वीवो का वो चीनी कंपनी है जो लिया हुआ है, उस पर तो कोई पूछ नहीं, क्योंकि हमारे देश, मतलब मैं क्या कहूँ, मूर्खों का देश नहीं कर सकता हूँ। ओंकारनाथ सिंह जी जैसा आदमी हमको देख रहा है, श्रीकांत है, आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी देख रहे हैं, तो ऐसे लोग हैं, तो पूरे लोगों को मूर्खों का नहीं कहूँगा, लेकिन जरूर सोचने वालों का तो देश है ना कि भाई आप वीवो के विज्ञापन को रोक रहे हैं, लेकिन जिस कंपनी का है आपने मैं नाम रखना नहीं चाहता कि उसका भी विज्ञापन आ जाएगा, उस पर कोई देश नहीं, क्योंकि वो कोई नहीं बता रहा कि ये भी चाइनीज कंपनी है। मतलब उसका पैसा चलेगा, इसका पैसा नहीं चलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि बीसीसी को चीनीज कंपनियों ने कहा था कि भाई देखो 440 करोड़ रुपए की देनदारी थी, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से कंपनी बंद है और इतना पैसा नहीं है, इसलिए मुझको कहीं से इसमें से सुरक्षित निकाल लेने का साधन दीजिए। और आपने देश में ये दिखाया कि भाई देखिए हम लोग देशभक्त हैं, वीवो को हमने बाहर कर दिया और वीवो की जान बच गई। इसमें कितना पैसा का घोटाला हुआ, उसने कितना पीएम केयर फंड में दिया है, कितना प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया है, कितना भारतीय जनता पार्टी में दिया है, कितना कांग्रेस में दिया है, और कितना बीसीसीआई के लोगों को दिया है। क्योंकि बीसीसीआई में सचिव तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खासम खास अमित साहब का बेटा ही है। कौन से क्रिकेट ग्राउंड में खिलाते हैं मुझे पता नहीं है, बट खेल तो खेला ही होगा ना, खिलाड़ी ही होगा। राजनीतिक खिलाड़ी चाहिए या खेल का खिलाड़ी चाहिए? तो अब आप वीवो के को बचा लिए देशभक्ति का चाशनी दिखा करके, क्योंकि अगर वीवो हटा करके रामदेव के पतंजलि को दे देते वो भी लाइमलाइट में था, या रिलायंस वाला को दे देते वो लाइमलाइट में था, तो समझ में आती है आपकी बात को। लेकिन राकेश को ना दे करके RS परमार को दे दिया, तो बात तो एक ही है ना। मैं राकेश सिंह परमार, ये तो बड़ा बदनाम है यार, फालतू बोलता रहता है। एक काम करना, आप अपना RS परमार कर लीजिए, RS परमार, आदमी दूसरा हो गया। तो इसको भी तो आप आरटीआई के दायरे में नहीं ला रहे। अगर बीसीएस या आरटीआई में आ जाएगा, लोग पूछ लेगा कि भाई आपने जिस कंपनी को प्रायोजक दिया था इसका मालिकाना बता दीजिए। प्रधानमंत्री ने एक व्यवस्था लगाया है कि हम अमेजोन वगैरह को बोलेंगे कि आप कंपनी का मेड बताइए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रायोजक का मेड ना बताइए कि जो बीसीसीआई की IPL का प्रायोजक है वो कौन से मेड का है, वो ना बताए। ये देश में चूंकि देश की जनता को आपने छोड़ा ही नहीं है कुछ सोचने के लिए, क्योंकि वही एक आदमी माइक बंद हंसता बोला यार वो तू फलाना वाले को ना थोड़ा और उठा, और ये वाला जो मैंने तेरे को बोला था ना, ये वाला तू थोड़ा सा कम बोल दिया। वो कौन सा? नहीं, अब कांग्रेस, सुनो मैं आपको बता रहा हूँ पत्रा जी, जब मैं ये वाला कहूँ ना तो आप तुरंत वो चीन का पैसा वाला भूल रहे हो। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, हो गया विज्ञापन खत्म, हाँ नमस्कार। अब विज्ञापन के बाद अब आप ब्रेक के बाद दोबारा आ रहे हैं। हाँ पात्रा जी से बात, हाँ पात्रा जी बताइए। बोला देखिए जो चीन से चंदा राहुल गांधी लिया था उसका तो खुलासा कर ही नहीं रहे। अब मैं राकेश परमार अगर भारतीय जनता पार्टी को पसंद करूंगा, यार बिल्कुल ठीक है, राहुल गांधी ने चीन से पैसा लिया था, अब मैं भूल जाऊंगा कि ये चीन से पैसा लिया तो ये किससे पैसा लिया था, इस पर चर्चा नहीं होगी। आपने हमको इतना नहीं छोड़ा है। अगर चीन से पैसा राहुल गांधी ने लिया है तो चीन से पैसा तो भारतीय जनता पार्टी ने भी लिया है उसी कंपनी से, लेकिन उस पर चर्चा ही नहीं है।
अब आप बताइए, ये दो महान विद्वान लोग देख रहे हो, कान्हा सिंह जी और प्रेमानंद द्विवेदी जी, कि क्या ये प्रश्न बनता है कि नहीं कि अगर चीन से पैसा लेने पर राहुल गांधी बेईमान हो गए तो चीन से पैसा लेने पर भारतीय जनता पार्टी ईमानदार कैसे हो? अगर पीएम केयर फंड में आपके नियति पर मैं बिल्कुल प्रश्न नहीं लगाता। मैं मानता हूं कि आपने कोरोना महामारी के लिए दवाई, इलाज, ये सब पैसा खर्च किया, तो क्या वो एनडीआरएफ में फंड में होता तो नहीं खर्च होगा? वो भी तो आप ही के निर्देश पर चलता, उसका तो बाकायदा मंत्री है आपका, उसके माध्यम से तो पैसा जाता, पीएम रिलीफ फंड से जाता, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से जाता, वित्त मंत्रालय रिलीफ फंड से जाता, मेडिकल रिलीफ फंड से जाता, किसी से जाता। राकेश परमार को तो अगर दवाई चाहिए कि कोरोना की, अब वो कौन से कंपनी की पैसा से 500 का नोट दे के दिया गया कि एक बार 2000 का नोट दे के दिया गया, इससे क्या फर्क पड़ता? मतलब तो दवाई से है, हमको क्या फर्क पड़ता है? मैं अस्थमा की दवाई खाता हूँ तो अस्थमा की दवाई खाता हूँ, बीपी की दवाई खाता हूँ, शुगर की दवाई खाता हूँ, टीबी मलेरिया की दवाई खाता हूँ, तो वो दवाई 500 के नोट से खरीदा गया, 1000 के नोट से खरीदा गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? दवाई का पैसा दिया गया, तो पीएम रिलीफ फंड से दिया हुआ आदमी में कोरोना जल्दी से ठीक हो जाएगा, और अगर एनडीआरएफ के पैसा से दिए तो कोरोना संक्रमित हो जाता। ये बात तो बनता है ना। देश में मेरा यही मान करना है कि देखिए, भक्ति ठीक है, अंधभक्ति ठीक नहीं है। कांग्रेस के मैं हर नियति को दुरुस्त नहीं मानता, जो कांग्रेस कर रही है वो बिल्कुल ठीक है, दूध की धुला, मैं इसमें बात ही नहीं करता। लेकिन अगर मैं दूध का धुला हुआ हूँ, मेरे में कुछ भी हाइट नहीं है, तो मैं कमरा खोलूंगा, आओ भाई घूम के देख लो, ये कमरा बिल्कुल ये है, इसमें ये है, ये नहीं। ये प्रश्न बनता है कि नहीं? आखिर क्या दिक्कत हो जाएगी अगर पीएम केयर फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपने कानून के नजर से देखती है, मैं तो जज नहीं हूँ, ना तो मैं जज हूं ना मैं वकील हूं, मैं तो एक आम जनता हूं, न्यू आदमी, जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं हो, ठेठ बाटा समझता है कि भाई क्या हुआ फलाना, वो क्या हुआ तो फलाना। ये बात प्रश्न तो उठता है ना भाई। इन प्रश्नों की जवाब अगर देश की जनता अपने सरकारों से नहीं मांगेगी तो यही होगा कि जिस बिहार में कोरोना चरमों पर है, उस बिहार में राजनीतिक पार्टियां कोरोना छोड़ करके चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ चुनाव की तैयारी है, और आप और हमको दिखाने के लिए चुनाव आयोग को कहा है कि जरा आप बताइए कि आप चुनाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। लेकिन पार्टी वहाँ पर वर्चुअल रैली का कार्यक्रम चालू कर दी है। उसे इससे मतलब नहीं है कि आप कोरोना से मर रहे हैं किसी का। कोरोना से भारतीय जनता पार्टी के दो होनहार मंत्रियों का निधन हुआ, ईश्वर उनका आत्मा को शांति दे। लेकिन अभी भी विश्वास मत हासिल करने के लिए विधायकों ने अपने चेहरे पर बिना मास्क का विधानसभा में हंगामा मचाया, और विधानसभा में सोशल डिस्टेंस का कहीं कोई पालन नहीं हुआ, चाहे वो राजस्थान का हो या मध्य प्रदेश का हो। वहाँ का मुख्यमंत्री शिवराज चौहान संक्रमित हो गए, इस पर भी आएगा। अब भक्ति इतना है कि धारा 370 कश्मीर से हटा और मध्य प्रदेश में जाके सटा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज ऐलान कर दिया अपनी चुनावी डूबती नैया को पार करने के लिए, कमलनाथ की लोकप्रियता को काटने के लिए, कि भाई अब यहाँ पर स्थानीय लोगों का ही रोजगार दिया जाएगा। अब शिवराज चौहान से कोई पूछे कि कितना रोजगार दोगे, पहले तो बताओ, पता चले कि नहीं, वो मैं नहीं बताऊंगा, रोजगार स्थानीय को दिया जाएगा। अगर मैं कह दूं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर तुम दिल्ली में गाड़ी अक्टूबर जहाज उतर गया तो स्थान विशेष पर सेवा कर दूंगा, तो मेरे को पुलिस पकड़ लेगी कि यार फालतू बोल रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाएगी, तो फिर दिल्ली में मध्य प्रदेश लोगों को किस लिए रखने दिया जाएगा? मतलब तुम दिल्ली बलिया कलकत्ता मद्रास घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, और हमारी नौकरी वहाँ पर है। पहले तो आप ये बताने कि कितनी नौकरी है। लेकिन चूंकि ये तो भक्ति काल चल रहा है, ये प्रश्न ही कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि भाजपा के विरुद्ध जाएगा, भाजपा के विरुद्ध जाएगा तो राष्ट्र विरुद्ध के विरुद्ध होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ आप सबसे, तीनों विद्वान लोग आप मेरे को देख रहे हैं, कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कह दिया, अब यूपी के कह दे, महाराष्ट्र के कह दे, उड़ीसा के कह दे, पंजाब के कह दे, अब सब लोग धीरे धीरे कह दे कि भाई हमारे हर जगह 370 और 35 से लागू हो गया, स्थानीय लोगों होगा, तो फिर हमारी जो संघीय ढांचा है उसका क्या होगा? संघीय ढांचा टूट नहीं रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछना चाहिए ना कि भाई संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आपने ये बात कहा है कि मध्य प्रदेश में अब स्थानीय लोगों की नौकरी होगी? अगर ये कहा जाए तो ये भक्तिभाव आ जाएगा। जब मैं इसलिए कर रहा था कि आप अंधभक्ति ना करें। भक्ति तो ठीक है, माँ बाप नेता पार्टी का भक्ति किया जाए, लेकिन अंधभक्ति नहीं है। मेरा कोरोना के लिए पीएम केयर फंड पर किसका दावा हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है तो उसको आरटीआई के दायरे में लाने में क्या परेशानी है? अगर आप उसमें बेईमान नहीं है, कुछ हाइट नहीं है, उस पैसे का कुछ गलत इस्तेमाल नहीं है, तो फिर पूछने में क्या? डाल 10 रुपये का खर्चा होगा।
अगर आपकी नियति साफ है, पूरे देश के आप संघीय ढांचे को मजबूत कर रहे हैं, तो आप किस हैसियत से कहें कि मध्य प्रदेश में स्थानीय लोगों को ही रोजगार में प्रमुखता दी जाएगी, बाकी को नहीं दी जाएगी? अगर आपका नियत साफ है तो आपने ये किस हैसियत से कहा? ये प्रश्न तो बनता ही है मित्रों। आज हम इन सब प्रश्नों का उत्तर आपके सामने छोड़ते हैं और आपसे पूछते हैं कि क्या ये मैंने जो कहा है वो गलत है। कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट लिखिएगा, ताकि मुझे ये गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ। असल में क्या है कि मैं अब आजकल ना एक सॉफ्टवेयर के तहत बोल रहा हूँ। आप जो लोग मेरे को, आप तीनों लोग तो मेरे को पहले से देखते हैं, तो पहले मेरी वो पिक्चर आधी आती थी और साफ नहीं आता था, तो हमने अब एक वो समाचार चैनल का सॉफ्टवेयर यूज किया है। तो वो उसमें समाचार वालों में ना टिप्पणी नहीं दिखती है हमको कि अब क्या कर रहे हैं। जब मैं लाइव बंद करूंगा तो आप लोगों के कमेंट नीचे आ जाते हैं। नहीं तो पहले आदरणीय कान्हा सिंह जी बोलते थे, लिखते थे, तो मैं पढ़ता था और अपना ज्ञानवर्धन करता था उन लोगों की वजह से। अब चूँकि पिक्चर साफ आने की वजह से, सॉफ्टवेयर की वजह से वो मेरे को दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं जब फेसबुक बंद करूँगा तो दिखेगा, तो वो मेरे को मनोबल देता है। उसका फ़ायदा हुआ कि अब एक ही साथ फेसबुक, यूट्यूब, इस सब पर मेरा जा रहा है, तो वो अब अलग अलग डालने की मुझसे निजात मिल गया है। इसलिए मैं और प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना कि तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, तो मैं भी घर बैठे बैठे तकनीक का ईजाद किया हूँ। और ये मैंने थोड़ा इधर उधर एडिट करके खुद ही किया है, क्योंकि 1984 में कंप्यूटर का डिप्लोमा किया था। तब कई लोगों को कंप्यूटर कहने नहीं आता था, तो ज्ञान हटा नहीं है, वो अलग बात है कि सॉफ्टवेयर उस वक्त इतने नहीं थे, लेकिन रूट तो पता था ना कंप्यूटर काम कैसे करता है, बेसिक रूट, तो उसी से एडिट किया है। इसीलिए वो कमेंट नहीं दिख रहा है। मैं प्रयास में हूँ कि आपका कमेंट भी दिखने लगे, लेकिन हाँ यूट्यूब पर कमेंट आता है, क्योंकि उसमें मैंने सफलता हासिल करी है। फेसबुक वाले ने अभी थोड़ा बहुत उसमें एडिटिंग में मेरे को रोक रखा था, क्योंकि मेरी 2-3 आईडी बंद हो गई थी, इस वजह से नहीं दिख रहा था। अगर आएगा तो आएगा। मैं ये मेरी बात कि क्या भक्ति जरूरी है या देशभक्ति जरूरी है, इस पर जरूर मेरे को अपना दिशा निर्देश दीजिएगा। और अगर आप मेरे बातों से सहमत हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। एक बार अंतिम में फिर से कहता हूँ कि कोरोना की घातक क्षमता वही है, साथ में बरसाती बीमारी भी आई हुई है। सरकारें PM केयर फंड किसके जी में होगा और किसके जी में नहीं होगा उसमें उलझी हुई हैं। वो मोदी जी राहुल जी को कह रहे हैं कि चीन का पैसे कर बता, और राहुल जी उसको बता रहे हैं कि PM केयर फंड में घोटाला हो रहा है। आपका कोरोना और महामारी और इसके पर कोई चिंता नहीं करा, वो आप ही करें, क्योंकि परिवार आपका है। सरकार के लिए आप एक नंबर हैं और आप अपने परिवार के लिए पूरी संसार हैं। तो आप इस बात को देखें। ईश्वर आपका कल्याण करे, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। इसी शब्दों के साथ जय श्री राम।